नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, पिछली कई वीडियोज़ में हमने ज्योग्राफी के कई टॉपिक्स अध्ययन किए हैं और हमने विश्व ज्योग्राफी के भी कई टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज विश्व ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है, महत्वपूर्ण देश है और एशिया का एक महत्वपूर्ण और तेज़ी से विकसित होने वाला देश है बांग्लादेश। आज हम बांग्लादेश का अध्ययन करेंगे। बांग्लादेश चूँकि हमारा पड़ोसी देश है, हमारे सीधे संपर्क हैं, सीधे संबंध हैं, हमें सीधा प्रभावित करता है, इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बांग्लादेश को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अध्ययन करेंगे। तो आज इस टॉपिक का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बांग्लादेश की हिस्ट्री और उसके बारे में सामान्य जानकारी वो आपको प्रदान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बांग्लादेश पार्ट 1। जैसा कि आपको मालूम है, बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमारे साथ जो इसका लगता हुआ राज्य है जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, जबकि वो तो भारत के पूर्व में है। तो भारत के ज़रूर पूर्व में है वो, लेकिन जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ शुरुआती दौर में, तो उस विभाजन के आधार पर इसको हम जो है वो पूर्वी बांग्लादेश के नाम से, पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे, और इधर जो भारत के हिस्से में आया उसे हम लोग पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते थे। आज भी पश्चिमी बंगाल हालांकि भारत के पूर्व में है पर बंगाल के पश्चिम में है, इसलिए हम भारत के बंगाल को पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। वापस आए बांग्लादेश पर, बिल्कुल बंगाल का पड़ोसी है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश शब्द जो आया या इस देश का जो निर्माण हुआ वो 1971 में हुआ था। 1971 से आपको मालूम है, 1971 से ये बांग्लादेश बना। उससे पहले आप जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ, भारत 2 टुकड़ों में बटा, तो उस समय जो है वो एक पश्चिमी पाकिस्तान यानी मेन पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया था। जो आज का बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान उस समय कहलाता था, और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो मुख्य पाकिस्तान कहलाता था। अब जब ये ईस्ट पाकिस्तान था उस समय हम बात करें तो उस समय इन्हें भी 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात के बीच में आज़ादी मिले। पाकिस्तान को 14 अगस्त मिली थी, हमें 15 अगस्त को मिली थी, तो वो 12 बजे का था तो हमने 15 अगस्त मान लिया, और जो पाकिस्तान था या पूर्वी पाकिस्तान था उसे हम इसे 14 अगस्त के रूप में भी आप जान सकते हैं। तो 14 और 15 अगस्त की जो तिथियां थी वो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे इस उपमहाद्वीप के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। उस दिन को भारत विभाजित हुआ था 2 बड़े भागों में, इनफैक्ट 3 बड़े भागों में, एक भारत, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान, तीसरा पूर्वी पाकिस्तान। और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बाद में आगे जाकर के दिसंबर 1971 में भीषण युद्ध के बाद एक नए देश का जन्म हुआ जिसे बांग्लादेश कहा गया। तो बांग्लादेश का नामकरण या बांग्लादेश की जो आज़ादी मिली थी वो सामान्यतः या उसका जन्म हुआ था वो दिसंबर 1971 में, इसे ये नाम दिया गया बांग्लादेश का। आपकी बात करें तो बांग्लादेश के निर्माण के संदर्भ में बहुत दिक्कतें आई, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा बंगालियों को, जो इस एरिया में रहते हैं। उसकी कई वजूहात थी, कई वजहें थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो थी कि वो यहाँ के बंगाल की पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की संस्कृति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा अंतर था। यहाँ ये बंगाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पावर है, ज़्यादातर जो ताकत है वो पंजाबी कम्युनिटी के हाथ में है। दूसरी, भाषा को लेकर दिक्कत थी। यहाँ पर ज़्यादातर बंगला भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है।
हालांकि उर्दू वहाँ की जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, पर बेसिकली सारी आर्मी को, सारे ऑफिसर्स को, सारे प्रशासन को, सारी राजनीति को अगर कोई डोमिनेट करती है कम्युनिटी पाकिस्तान में तो वो पंजाबी कम्युनिटी पाकिस्तान की करती है। दूसरे नंबर पर सिंध से लोग आते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद में बलूचिस्तान है या जो दूसरे नॉर्थ फ्रंट रीजन है वहाँ का, उसके लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कम्युनिटी पाकिस्तान में पंजाबी पाकिस्तान थे। तो पंजाबी पाकिस्तानियों के साथ बंगाली पाकिस्तानियों की बहुत कम बनती थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो पंजाबी अधिकारी थे वो बंगाली अधिकारियों का बहुत मजाक उड़ाते थे, उनको दोयम दर्जे के नागरिक मानते थे, और वो अपने आप को एक सुपीरियर रेस मानते थे, वो अपने आप को एक बेहतर जाति मानते थे, बेहतर इंसान मानते थे। उनमें जो सोचना था, उनका सोचना था कि हम श्रेष्ठ हैं। इसलिए वो बंगाल के जो लोग थे उनको दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में मान्यता देते थे। पंजाबी कम्युनिटी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम पर कोई बंगाली राज करे, चूँकि भाषा में भी दिक्कत थी, इधर उर्दू बोली जाती थी और इधर बंगला बोली जाती थी। जब उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाया पाकिस्तान में तब भी इन्होंने विरोध किया। संस्कृति, त्योहार, सब मामलों में इनका और पश्चिमी पाकिस्तान का कोई मेल नहीं था। बंगाली संस्कृति अलग थी, पंजाबी संस्कृति अलग थी। तो संस्कृति, भाषा और जातीयता के आधार पर टकराव होते आए थे इस इलाके में। तो अपने आप को ये इलाका कभी भी एसोसिएट नहीं कर पाया पश्चिमी पाकिस्तान थे। हालांकि दोनों ही इस्लाम के फॉलोअर थे, दोनों ही इस्लाम को मानने वाले थे, परंतु संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर एक नहीं हो पाए। इसी दौरान इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और प्रशासन में अपने आप को ज़्यादा भागीदारी इन्होंने मांगी पूर्वी पाकिस्तान ने कि हमको भी प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी दी जाए, हम भी इस प्रशासन का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमें भी कुछ पावर्स और कुछ ताकतें दी जाएं। तो इस लिहाज से जब 1970 में चुनाव हुए तो बंगाली मुद्दों को लेकर के और विकास के मुद्दों को लेकर के और डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर, अधिकारों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी डिमांडें की गई। और शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो एक बड़े नेता के रूप में उस समय उभरे, और इसी को लेकर के बंगालियों को लेकर के, बंगाली अस्मिता को लेकर के और आज़ादी को लेकर के और ओपननेस को लेकर के अवामी लीग पार्टी जो थी उसका जन्म हुआ। इलेक्शन में जब इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, तो इसमें अवामी लीग पार्टी को जीत हासिल हुई। लेकिन ये पार्टी इस इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, पूर्वी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी। और जब ये जीत गई तो तय हो गया कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उनको शासन मिलेगा और वो शासन चलाएंगे। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को, जो पंजाबी डोमिनेटिंग कम्युनिटी थी या उर्दू स्पीकिंग एरियाज़ थे, वो लोग ये नहीं मानने को तैयार थे कि हम पर कोई बंगाली आकर के राज करे या कोई बांग्लादेश से या उधर से आकर के हम पर राज करे, ये हम नहीं होने देंगे। तो ऐसे में इन लोगों ने इलेक्शन को अवैध घोषित कर दिया और जनरल अयूब खान ने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और इलेक्शन रद्द कर दिए, उसके परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। और जो था एक तरह की इमरजेंसी नाफिज हो गई पूरे के पूरे उत्तरी और पूर्वी पाकिस्तान में। इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया गया और वापस जब इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया गया तो यहाँ पर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, लोगों ने विरोध किया। जब लोगों ने विरोध किया तो पश्चिमी पाकिस्तान से भारी मात्रा में फ़ौज आकर यहाँ डिप्लॉय कर दी गई और भारी उस फौज ने आकर के इस इलाके में अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसी दौरान बांग्लादेश के इस इलाके के जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के, उन्होंने ऑटोनॉमी की मांग की कि हमें जो है स्वायत्तता दी जाए, हम एक अलग प्रकार की संस्कृति के लोग हैं, हमें ऑटोनॉमी दी जाए और हमारे एरिया का प्रशासन हमारे हाथ में दिया जाए। जिस मांग को अस्वीकार कर दिया गया और फौज को भेज करके इन पर जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया। इसी चीज़ से परेशान होकर के जो बांग्लादेशी लोग थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने एक सेना का निर्माण किया, मुक्ति वाहिनी सेना का। इन्होंने देखा कि जब बातचीत से हल नहीं हो रहा है तो फिर हम हथियार के दम पर और ज़ोर के दम पर अपना इलाका लेंगे। तो उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण किया और उन्होंने सशस्त्र अभियान छेड़ दिया पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़।
तो ऐसे में जब यहाँ पर विद्रोह हो गया तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है और ज़्यादा अत्याचार यहाँ पर करने लग गई और मुक्ति वाहिनी के लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूसने लग गई, जिससे कि इस इलाके में भारी असंतोष हुआ। और उस असंतोष के रिजल्ट में लोगों ने विरोध करना शुरू किया। जब लोगों ने उठना शुरू किया तो पाक आर्मी ने अत्याचार और बढ़ा दिया। अब इन अत्याचारों से घबरा कर जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत के बंगाल में आने लगे, भारत में आने लगे। भारत की सीमाओं पर बहुत से शरणार्थी बांग्लादेश से भाग भाग कर उन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत में शरण ली। लाखों लोगों ने कैंप किया भारत के सीमावर्ती इलाकों में। तो जब ये सब लोग भारत में आने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ा। हम कहाँ तक खिलाते उनको? शरणार्थी हमने लिए और उनके रहने का खाने का बंदोबस्त सरकार को करना पड़ा, जिस पर के सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। तो भारत में शरणार्थी समस्या बढ़ने लगी, शरणार्थी लगातार आने लगे, क्योंकि पाक आर्मी जो है वो बांग्लादेश में अत्याचार करने शुरू कर दिए उसने, जिससे लोग भागकर भारत में आने लगे और भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बांग्लादेश को और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आप शरणार्थियों को रोकें भारत में आने से, चूँकि इनके आने से भारत की अर्थव्यवस्था में बुरा असर पड़ रहा है और क्षेत्रीय इलाके पर अपराध, क्राइम, बेरोजगारी, भुखमरी में इजाफा हो रहा है। तो आप अपने शरणार्थियों को रोकें, उन पर जुल्म ना करें, उनको वहीं रोकें, यहाँ मत आने दें। अगर आप लोग नहीं रोकते तो फिर हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो 2-3 बार इंदिरा गांधी जी ने चेतावनी दी थी, पर उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय के जनरल मानेक शाह, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ थे, बहुत ही बहादुर सैनिक थे और बहुत युद्धों में, ऑपरेशंस में भाग लिया था और बहुत ही अनुभवी जनरल थे। उनसे बात करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद बताया गया कि किस तरह से हमको भारत की रक्षा करनी है और किस तरह से शरणार्थियों को भारत में आने से बचाना है और हमें उन पर वैसा जुल्म भी नहीं करना है जैसा कि पाकिस्तानी आर्मी उन पर कर रही थी। तो इस और लगातार हमारे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था, भारतीय संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा था बांग्लादेशी शरणार्थियों के आने से। तो हम पर ये लाजिम हो गया, हम पर ये कंपलसरी हो गया कि हम इस समस्या का समाधान करें। पाक आर्मी को इससे कोई मतलब नहीं था कि बंगाली परेशान हैं या नहीं हैं, वो अत्याचार करी थी और ताकत के ज़ोर पर, हथियारों के ज़ोर पर इस इलाके में के लोगों को दबाने में लगी हुई थी, जिसमें कत्लेआम भी शामिल था। बहुत से लोगों को मार दिया, बहुत से लोगों को जेलों में ठूस दिया। मजबूरन भारत को दिसंबर 1971 में योजना बना करके और बांग्लादेशियों की मदद करनी पड़ी और मुक्ति वाहिनी सेना ने हमसे मदद मांगी कि आप हमारी मदद करें बंगालियों को बचाने के लिए। बंगाली बचेंगे तो भारत भी सुरक्षित रहेगा और भारत की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो मजबूरन भारतीय आर्मी को, मुक्ति वाहिनी को की सहायता करनी पड़ी। पाकिस्तानी जो सेना थी उसको, उसके जुल्म सितम को रोकने के लिए हमें सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और वो सैनिक कार्रवाई जो है वो पूरा विश्व जानता है। हमने बार बार चेतावनी दी थी पाक सेना को कि जुल्म बंद कर दे, शरणार्थियों को रोक ले, वो नहीं रोकी और उस दौरान फिर सैनिक कार्रवाई की गई और सैनिक कार्रवाई के दौरान पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया। हालांकि पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध शुरू हो चुका था और पूर्वी सीमा पर भी युद्ध शुरू हो चुका था। ऐसे में भारतीय सेना ने खुलकर दुश्मनों का सामना किया और फिर पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के जनरल AK नियाज़ी ने 93,000 सैनिकों के साथ, पाक सैनिकों के साथ भारतीय अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया, हथियार डाले। और उनके हथियार डालने के बाद हमने इन सब सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया और ससमान जो इनके रैंक को अधिकार प्राप्त थे, जो इनके रैंक को सम्मान प्राप्त था, उस सम्मान के साथ इनको भारतीय कैंपों में रखा और समझौते के उपरांत फिर हमने इनको वापस पाकिस्तान को सौंपा। लेकिन जब युद्ध हुआ था तो इस पूरे इलाके में जो हमारी आर्मी थी, इंडियन आर्मी, उसके साथ साथ नेवी का बहुत बड़ा योगदान था। INS विक्रांत उस समय का वार हीरो रहा नेवी का, जिसने इस पूरे एरिया में खुलना हो, कॉक्स बाज़ार हो, चिटगांव हो, ढाका हो, राजशाही हो,
इस पूरे इलाके में हवाई जहाज़ से बम वर्षा करके और पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। INS विक्रांत 1971 के युद्ध का हीरो रहा है, जो कि बाद में रिटायर कर दिया गया INS विक्रांत, तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो इस प्रकार से सैनिक कार्रवाई के दौरान, सैनिक कार्रवाई के उपरांत एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और बांग्लादेश वो मुल्क है जिसको कि भारत की सहायता से जिसने आज़ादी हासिल की है और जिसका कि राष्ट्रगान भी भारतीय ही श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है। इनकी भाषा भी बंगाली है, जो कि हमारे बंगाल से काफ़ी मिलती जुलती भाषा मानी जाती है। तो इस तरह से भारतीयों की सहायता से, भारतीय सैनिकों की सहायता से एशिया में एक नए देश का निर्माण हुआ जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और बांग्लादेश आज की तारीख में एशिया में सबसे तेज़ी से विकसित होता हुआ राष्ट्र है। और इवन जो पुराना देश था पाकिस्तान, उससे भी ये काफ़ी आगे निकल चुका है और इसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से मजबूत होती जा रही है। बांग्लादेश के बारे में, इसकी ज्योग्राफी के बारे में, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इसकी कृषि जलवायु के बारे में, नदियों के बारे में और अन्य भौगोलिक जानकारी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बांग्लादेश पार्ट 2 के नाम से आएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे निवेदन कर दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।